औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं इत्शामुल हक और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। और बाबर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं आप? सलाम, अस्सलाम वालेकुम दोनों साहिबान को मेरी तरफ से। बाबर साहब बहुत आपको शुक्रिया वेलकम। बाबर साहब आपको खास तौर पर वेलकम करते हैं हम श्रीनगर से। जनरल साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, आपका ताल्लुक किस जगह से? बाबर साहब ने आज हमें श्रीनगर से ज्वाइन किया है, आपका भी मुझे पता चला था कि आपका ताल्लुक भी कश्मीर से है। जी मैं कश्मीरी हूँ और मैं वानी हूँ। मेरी वालदा तो बट थी लेकिन मेरा वालिद वानी। और हम लोग हमारा हमारा ताल्लुक अनंतनाग से है। ये श्रीनगर के करीब है इलाका। और मैंने खुद तो नहीं वो देखा हुआ, इस वजह से कि मैं बहुत छोटा था जब माइग्रेशन हुई। और फैमिली मेरी जो है वो वहां पे बाज रिश्तेदार थे जो बाद में भी मिलना मिलाना, लेकिन वो मेरा ख्याल है अभी कुछ शिफ्ट कर गए दूसरे मुल्कों में, यूरोप वगैरह में फैमिली चले गई। क्योंकि अभी जो पिछले दिनों यहाँ मिलने मिलाने के लिए आए वो अमेरिका से डॉक्टर साहब थे एक आए जो हमारी फैमिली से जिनका ताल्लुक था। तो इस तरह है रिश्तेदारियां जो आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली दूर हो जाती हैं, क्योंकि 70 साल में कोई लोग मर खप गए। लेकिन बाहर सूरत मेरी अपनी जो सोच, मेरी आप यूं कह जो रूह है वो अनंतनाग में है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, आप आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। इंडिया चाइना का डायलॉग था सर, आज डायलॉग तो नाकाम हो गया और चाइना ने इनकार कर दिया है लद्दाख के एरिया से वापस जाने को। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या इंडिया खुद से अपनी फौजी ताकत के जरिए चाइना को निकाल सकते हैं लद्दाख से? और अगर चाइना की और इंडिया की जंग होती है तो इंडिया कितने दिन लड़ सकता है वो जंग? देखिए, असल किस्सा ये है कि अगर ताकत के जरिए निकालने का सोचा जाए तो फिर पहली बात तो ये कि चाइना को निकालना मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी चीज जो असल है वो किस्सा वो ये कि जंग बढ़ जाएगी और फिर शायद चाइना यहाँ तक ना इक्तफा करे, फिर वो और सेक्टर भी खोल दे। यानी सिक्किम साइड पे भी खुल जाए। और सिक्किम पे भारत की पोजीशन उस तरफ जो है वो बड़ी कमजोर पोजीशन है। भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इनकी जो रियासतें हैं सेवन सिस्टर्स, वो अगर कट ऑफ हो जाती हैं तो उन रियासतों में पहले ही बगावत है, वो तो आजादी का ऐलान कर देंगी फौरन। तो ये इसके इसके जो मुज़मिरात हैं या नताइज हैं वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं भारत के लिए। लिहाजा मेरा अपना अंदाजा है कि भारत जंग की तरफ नहीं जाएगा, मुज़ाकरात पे ही रहेगा, कोशिश करता रहेगा। और ये भी हो सकता है कि अपने अवाम को झूठ बोल के मुतमईन कर दे, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ स्टांस बदल रहा है। आपको याद होगा कि जब शुरू में ये सारा मीडिया रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं तो मीडिया बड़े वसूख से ये कहता रहा कि वो 3 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं चाइनीज, और ओवरऑल कुछ 60 किलोमीटर का इलाका है जो उन्होंने कब्जे में लिया है। लेकिन लद्दाख के डिप्टी कमिश्नर ने कोई 2-3 दिन पहले कहा कि नहीं जनाब, वो 60 किलोमीटर नहीं है, वो तो 16 एकड़ है। और कल एक आर्टिकल जो छपा जो कि भारत का ही एक समझा जाता है कि गवर्नमेंट के बहुत करीब है, एक राइटर जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखा, अजय शुक्ला ने उसका रेफरेंस भी दिया अपने आर्टिकल्स में। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो एलएसी है इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है, ये तो गुजरती फिंगर 8 के ऊपर से। यानी दूसरे लफ्जों में एक वक्त पे फिंगर 4 की बात हो रही थी और फिंगर 4 और फिंगर 8 के दरमियानी इलाका समझा जा रहा था कि चाइना हजम कर गया है। लेकिन अब स्टांस को बदली किया जा रहा है कि नहीं, फिंगर 8 पे ही एलएसी है। इसका मतलब यह है कि भारत फिंगर 8 को तस्लीम करने के लिए तैयार है कि वक्ती तौर पे इसी को ही एलएसी मान लिया जाए। सो ग्राउंड तैयार की जा रही है। तो दोनों चीजें एक्चुअली झूठ बोलने की या ये कहानियां गढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि मोदी साहब ने अपने मुल्क में अपने आप को, उनके लोग कहते हैं कि जी मोदी साहब की 56 इंचेस की छाती है। उन्होंने आपको मर्द-ए-आहन और पता नहीं क्या क्या वहां पे लोगों के सामने पेश किया हुआ है। और वो आंखें बंद करके यूं यकीन रखते हैं कि मोदी ऐसी चीज है जो जो चीज चाहे दुनिया में कर सकता है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसकी कोई पकड़ नहीं हो सकती। और मोदी ने
ये मुंह जोर रहा भी, किया भी कि जनाब एक तरफा फैसला किया, कश्मीर लद्दाख एक मुतनाज़ा इलाका है, डिस्प्यूटेड इलाका है, और यूनिलैटरली उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये तो चाइनीज ने उसको उसकी औकात और असलियत याद करवाई, वरना तो मोदी तो नेचुरली, जब आप व्हेन यू कैन गेट अवे विद योर बैड डीड्स, तो फिर वो दुनिया यही समझती है कि यार इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, लिहाजा यही ही इज द आयरन मैन। तो उसके लोगों को ये झूठ सुनने की जरूरत होगी, वरना मोदी का अपना इंप्रेशन बड़ा बिगड़ जाएगा अपने मुल्क में। तो वो यही कहेगा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, वो चाइनीज थोड़ा पीछे हट गए हैं, जो LAC थी वो रेस्टोर हो गई है, और इस तरह मेरा ख्याल है कि ये डील करेंगे इसको। ठीक। बाबर साहब, आप मोदी की जो सियासत है, मोदी की पॉलिटिक्स है, और जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मोदी के दोनों द्वार को आप कैसे देखते हैं, और कश्मीर पे क्या इफेक्ट हुए मोदी सरकार के? देखें, जो मोदी सरकार 2014 के बाद आई है, अगर आप आइडियोलॉजिकली आप देख लें, जब उन्होंने पहली तकरीर पार्लियामेंट में की थी और उन्होंने पार्लियामेंट में आके यही कहा था कि हम आवाम को ये कहना चाहते हैं कि 1000 साल के बाद अब हुकूमत बनी है। वो अंदिया ये देना चाहते थे कि अब पहली दफ़ा 1000 साल की गुलामी के बाद अब ब्राह्मण हुकूमत में आ गया है। दैट मीन उनकी जो क्लियर आइडियोलॉजी थी कि वो हिंदुस्तान को ब्राह्मण या हम हिंदुत्व स्टेट बनाना चाहते थे। बट आपको मैं ये बताता चला हूँ, जहाँ तक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ा है, मैं लॉयर हूँ, जहाँ तक मैंने पॉलिटिकल साइंस की कुछ किताबें पढ़ी है, जो समझ मुझे है कि हिंदुस्तान एक साथ इस बुनियाद पे रह चुका है, क्योंकि इनकी जो एडिफिस गांधी ने डाली थी वो इस बुनियाद पे डाली थी कि सब धर्म जो है एक साथ रहेंगे। सर्वधर्म संवाद एक कॉन्सेप्ट है, संस्कृत में या हिंदी में आप कहेंगे, सब धर्मों को एक साथ मिला के आगे बढ़ा जाए। जब 2014 में ये तकरीर की गई, उसी दिन उस कॉन्सेप्ट को डिवोर्स किया गया, और उसके नतीजे आपके सामने आज हैं। आप देख लें, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ पोस्ट 5 अगस्त 2019, उससे पहले ही अगर आप देख लें, जो शैडो कास्ट ऑलरेडी हुआ था मेनलैंड इंडिया में, यूपी आप ले लें, मुजफ्फरनगर के दंगे आप देख लें, दिल्ली के दंगे आप देख लें, महाराष्ट्र में रेडिकलाइजेशन आप देख लें, केरला में, कर्नाटका में, साउथ इंडिया में जो मोस्ट डिसेंट एरिया जो हिंदुस्तान का माना जाता था, साउथ इंडियंस, पीसफुल, ह्यूमन लविंग, वहां पर भी एक रेडिकलाइजेशन की एक वेव चली। कहने का ये मेरा मतलब है कि हिंदुस्तान में जो मोदीइजेशन हुआ, सेफरनाइजेशन हुआ, उससे हिंदुस्तान की स्टेट को कोई फायदा नहीं हुआ, उससे हिंदुस्तानी अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। कहने का ये मतलब है कि हिंदुस्तान की नेशनल इंटरेस्ट ही हर्ट होगी, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। एक दूसरा, जो इंटरनेशनल एक रेपुटेशन इंडिया को थी, जहां हमेशा पाकिस्तान मात खाता था, यानी कि पीछे रह जाता था कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हिंदुस्तान एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान एक टॉलरेंट स्टेट है, हिंदुस्तान एक प्लूरलिस्ट मल्टी एथनिकल एंड रिलीजियस एक एंटिटी है। एक रिस्पेक्ट थी इंटरनेशनली हिंदुस्तान की, जनरल साहब शायद माने या न माने, बट मैं तो इस चीज को मानता हूँ। बट जब से पोस्ट गोधरा, और स्पेशली जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 के बाद, हालात चेंज हो गई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में हिंदुस्तान की रेपुटेशन जीरो हो गई है। हिंदुस्तान तालिबान से इक्वेट किया जाता है आइडियोलॉजिकली, अगर आप देख लें, वो भी रिलीजियस फैनेटिक्स माने जाते थे, इनको भी फैनेटिक्स एक्सट्रीमिस्ट माना जाता है। अगर आप ये भी सुन लें कि जो दिल्ली राइट्स हुए, उसके बाद जो होम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के, उनको बाहर जाने पे भी अमेरिकन और अमेरिकन कांग्रेस बैन लगा चुकी है उनको विजिट के लिए। ये एक इम्पैक्ट पड़ा है लोकली, डोमेस्टिकली भी। अगर आप डोमेस्टिक सिचुएशन भी देख लें, ये जो ओवरऑल इंडियन स्टेट जो है, जो सोसाइटी है, फ्रेगमेंटेड है, डिवाइडेड है, पोलराइज्ड है, एनिमोसिटी है, मजहबी जुनून है दोनों साइडों से। मैं एक साइड से नहीं बोलता, मुसलमान भी रेडिकलाइज हुए हैं, हिंदू भी रेडिकलाइज हुए हैं। इसका फायदा कहीं पर हिंदुस्तान को नहीं हुआ। और जो इंटरनेशनल इनकी हालात हुई है, वहां पर भी इनकी जो रेपुटेशन है, जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है,
एक सेक्युलर टॉलरेंट जो एक इमेज था एक हिंदुस्तान का, उसको भी बड़ा डैमेज हो गया।